बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास पर खुशामदीद। बायोलॉजी में हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था, बायो एनर्जेटिक्स। बायो का मतलब लाइफ, एनर्जेटिक्स एनर्जी से निकला है। तो बायो एनर्जेटिक्स क्या है? ये साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एनर्जी का मामला होता है, एनर्जी की जो ताल्लुक होता है, उसको हम स्टडी करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी क्यों चाहिए, क्या ज़रूरत है, कैसे हासिल करता है, वगैरह वगैरह। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एनर्जी से रिलेट तमाम स्टडीज़ जो है वो बायो एनर्जेटिक्स में की जाती हैं। ये बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों की कंबाइंड ब्रांच है, क्योंकि इसमें आपको बायोलॉजी के लिए बायोलॉजी की भी मालूमात चाहिए, फिजिक्स की भी और केमिस्ट्री की, तीनों की मालूमात चाहिए होती है। तो इसलिए एक मुश्किल ब्रांच हो जाएगी, क्योंकि ये तीन साइंसेस का मिक्सचर है। फिर मैंने आपको कुछ सवालों के जवाब बताए। पहला सवाल मेरे जहन में आया, वो ये है कि वाई वी नीड एनर्जी, हमें एनर्जी क्यों चाहिए होती है। तो मैंने इसका जवाब दिया कि दुनिया में हर मशीन चलने के लिए, वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट लेती है। आप दुनिया की किसी भी मशीन को उठा के देख लो, बगैर एनर्जी के वो ऑपरेट नहीं होती। बिल्कुल यही मामला इंसानों के साथ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ भी होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बेतहाशा प्रोसेस हो रहे होते हैं, बेतहाशा मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं। कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस में कंपाउंड्स बनते हैं, कुछ में टूटते हैं। इन सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, सारे प्रोसेस को आप देखते हैं, आपकी बॉडी में ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। दिमाग, आंखें, हाथ पैर, आपके मसल्स मूव कर रहे हैं, आपकी जबान चलती है, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, दिमाग सोचता है। ये सारे मामलात को, ये सारे वर्क को करने के लिए आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। तो दैट इज वाई वी नीड एनर्जी इन ऑर्डर टू कैरी आउट द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमें भी तमाम मशीन्स की तरह एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये पहला सवाल का जवाब हो गया कि हमें तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद दूसरा सवाल जो मेरे जहन में आया कि अगर हमें एनर्जी चाहिए, हमें अगर एनर्जी की ज़रूरत है, तो हम एनर्जी कैसे लेते हैं और किस फॉर्म में लेते हैं। आपको पता है एनर्जी की कई फॉर्म है, हीट, लाइट, साउंड और काइनेटिक, पोटेंशियल, केमिकल, न्यूक्लियर, बहुत सारी फॉर्म्स है एनर्जी की। तो अगर हमें वाकई में एनर्जी की ज़रूरत है, तो हम एनर्जी को किस फॉर्म में लेते हैं और हम कैसे लेते हैं। तो इसका जवाब मैंने आपको दिया था कि आप एनर्जी को केमिकल एनर्जी की फॉर्म में हासिल करते हैं। यानी कि आप लाइट एनर्जी नहीं इस्तेमाल करते, आपकी बॉडी को लाइट एनर्जी नहीं चाहिए, काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी नहीं चाहिए, आपकी बॉडी को केमिकल एनर्जी चाहिए। केमिकल एनर्जी क्या होती है? कंपाउंड्स के अंदर स्टोर होने वाली एनर्जी को आप केमिकल एनर्जी कहते हो। हर कंपाउंड के अंदर बॉन्ड बने हुए होते हैं, चाहे वो एक सिंपल कंपाउंड हो, मिसाल के तौर पे NaCl, इसमें एक बॉन्ड है। चाहे वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, जैसे कि ये सी, बहुत सारे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें बहुत सारे कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन से जुड़े हुए होते हैं, ये वाला। तो सिंपल से कंपाउंड हो जिनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, या बड़े बड़े कंपाउंड हो जिनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स या पॉलीमर्स कहते हैं। आपको याद होगा चैप्टर 2 में हमने पढ़ा हुआ है ये। तो ये वाले कंपाउंड हो या ये वाले कंपाउंड हो, दे आर फॉर्म बाय बॉन्ड्स। इनमें बॉन्ड्स हैं जी, ये रहा बॉन्ड, ये रहा बॉन्ड। इनमें बॉन्ड्स मौजूद हैं, और इन बॉन्ड्स की क्रिएशन के दौरान इन बॉन्ड्स में एनर्जी स्टोर हुई भी होती है, इनमें एनर्जी पाई जा रही होती है। उस एनर्जी को हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। केमिकल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि केमिकल कंपाउंड में मौजूद है। तो हम ये कंपाउंड्स हासिल करते हैं और इनके बॉन्ड्स को तोड़ तोड़ कर इनमें से एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, तो हमें किस फॉर्म में चाहिए? हमें काइनेटिक, पोटेंशियल, साउंड, हीट, लाइट की सूरत में नहीं चाहिए होती, हमें चाहिए होती है केमिकल एनर्जी की सूरत में। केमिकल एनर्जी क्या होती है? कंपाउंड्स के बॉन्ड में जो एनर्जी स्टोर हुई होती है, जो उनको बनाने के दौरान इस्तेमाल होती है, उसको हम केमिकल एनर्जी कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, ये तो हमने जवाब दिया, विच इज व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। हमें कौन सी फॉर्म में एनर्जी चाहिए? केमिकल एनर्जी की फॉर्म में चाहिए। चले जी, हमें एनर्जी चाहिए और हमें किस फॉर्म में चाहिए? केमिकल एनर्जी। तो अब हम लेते किसे, कैसे? हम खाने के जरिए हासिल करते हैं, फ्रॉम द फूड। हम ये जो एनर्जी हासिल कर रहे हैं, ये कहाँ से हासिल कर रहे हैं? फ्रॉम द फूड। हमारे फूड के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हमने चैप्टर 2 में पॉलीमर्स कहा था। याद होगा आपको चैप्टर 2 में, अगर आपके पास चेन वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको आप कहते हो पॉलीमर्स, ये जो जुड़े हुए होते हैं आपस में। और इनको अगर आप तोड़ दें, अलग अलग कर दें इनके यूनिट्स को, तो इनको आप मोनोमर कहते हो। ये एक एक मोनोमर भी काफ़ी ठीक ठाक बॉन्ड्स रखा हुआ होता है। जैसे अगर एक ये मोनोमर ग्लूकोज का है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक ठाक बॉन्ड्स आ रहे हैं, देखिए 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, यानी तकरीबन 24 एटम है।
अब 24 एटम जब जुड़े हुए होंगे तो ठीक ठाक बॉन्ड्स तो होंगे। तो आपके एक एक मोनोमर में ठीक ठाक बॉन्ड है, और पॉलीमर्स में बहुत सारे मोनोमर होते, तो एक एक पॉलीमर में तो बहुत सारा ही बॉन्ड हो गया। तो हम जो एनर्जी हासिल करते हैं केमिकल एनर्जी की शक्ल में हासिल करते हैं, और कैसे हासिल करते हैं? हम फूड के जरिए। हम जो फूड खाते हैं, हमारे फूड के अंदर 3 किस्म के पॉलीमर्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स। जो कि पॉलीमर्स हैं, मोनोमर्स से बने हुए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर्स को हम ग्लूको मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। लिपिड्स के हम मोनोमर्स को फैटी एसिड्स या ग्लाइसरॉल्स कहते हैं। प्रोटीन के मोनोमर्स को हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। ये मोनोमर्स जो होते हैं ये भी काफ़ी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, काफ़ी ठीक ठाक एटम्स इनमें मौजूद होते हैं, ठीक ठाक बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। तो इन बॉन्ड्स को तोड़ तोड़ के हम अपनी एनर्जी निकालते हैं। मैंने इसका भी जवाब दिया था कि अगर हमें बॉन्ड्स की ही एनर्जी चाहिए, केमिकल बॉन्ड की, तो हम सोडियम क्लोराइड को खा के उसमें से क्यों नहीं एनर्जी निकाल लेते? एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तोड़ के कितनी एनर्जी निकाल लोगे? आपकी बॉडी को ठीक ठाक एनर्जी चाहिए। अब उसके लिए उसको क्या करता है जी, वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स खाता है, फूड के जरिए बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हासिल कर लेता है, ताकि जब एक एक मॉलिक्यूल्स को तोड़े तो अच्छी खासी एनर्जी निकले। ठीक है, तो इसलिए हम बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स खाते हैं। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन। तो अगर आपने एक बर्गर खाया, उसमें ठीक ठाक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन आपकी बॉडी में चली जाती है। अब हर कार्बोहाइड्रेट क्या है जी? पॉलीमर्स हैं ये। आपकी बॉडी इन पॉलीमर्स को तोड़ के इनके सारे मोनोमर्स को अलहदा कर देगी। अब बहुत सारे मोनोमर्स आपके पास जमा हो गए, कार्बोहाइड्रेट के भी मोनोमर्स जमा हो गए, लिपिड्स के भी हो गए, प्रोटीन्स के भी हो गए। फिर आपकी बॉडी इन मोनोमर्स को तोड़ेगी और इनके बॉन्ड्स में से फिर वो एनर्जी निकाल लेगी और हासिल कर लेगी। तो एक दफ़ा का खाना ठीक ठाक एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। तो ये दो बातों का जवाब हो गया कि हमें एनर्जी क्यों चाहिए, हमें एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए, और हम एनर्जी कैसे हासिल करते हैं। उसके बाद तीसरी बात ये कि व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम के अंदर एनर्जी का मेन सोर्स क्या है? ये तो हम जानते हैं हमें कैसे चाहिए, केमिकल एनर्जी। लेकिन ये भी केमिकल एनर्जी आ कैसे रही है? लिविंग सिस्टम में केमिकल एनर्जी फूड के जरिए जो आ रही है, या यूँ कह लो कि ये जो फूड में केमिकल एनर्जी स्टोर हुई है, ये कैसे हुई थी? मैंने इसका जवाब आपको ये डायग्राम दी थी कि आपकी दुनिया में लिविंग ही नहीं, नॉन लिविंग हर एतबार से एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो है सूरज। सूरज आपको दो बड़ी एनर्जी प्रोवाइड करता है, लाइट और इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को आप कॉमन लैंग्वेज में हीट कहते हो। तो सूरज आपको दो बड़ी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है आपकी दुनिया को, लाइट और हीट। और आप इस दुनिया में इन्हीं दो एनर्जी को मुख्तलिफ शक्लों में कन्वर्ट कर रहे हो। कहीं पर आप लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हो, कभी आप इनको काइनेटिक में कन्वर्ट कर देते हो, कभी आप इनको पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देते हो। कन्वर्ट ही कर दो आप, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। तो हमारी दुनिया में जो जो एनर्जी की मेन सोर्स है वो है सूरज। अब ये जब चूंकि दुनिया में मेन सोर्स है, तो जाहिर बात है लिविंग सिस्टम के अंदर भी सूरज ही एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। कैसे प्रोवाइड कर रहा है? हमारे पास हमारी दुनिया में लिविंग सिस्टम के अंदर एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ, जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्लांट्स और एल्गीज। ये ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद तैयार करते हैं। एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस के जरिए। अब ये करते क्या है फोटोसिंथेसिस में? खैर फोटोसिंथेसिस आप पढ़ोगे डिटेल के अंदर। ये जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ना, प्लांट्स और एल्गी, ये फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तैयार करते हैं, वही C6H12O6। अब जब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तैयार करेंगे, कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, वाटर लेंगे, और इनको मिला मिलू के C6H12O6 बना देंगे। सीधी सी जबान में बोले तो ये कार्बन और ऑक्सीजन दोनों तोड़ दिए जाएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे। 3 एटम्स आ गए आपके पास, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर इनको आपस में मिलाकर ये ग्लूकोज तैयार करेगा। ये सब फोटोसिंथेसिस में हो रहा होता है। तो प्लांट क्या करेगा? हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, जमीन से पानी लेगा, इनको तोड़ेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 एटम्स आ गए। फिर इन मुख्तलिफ एटम्स को मिलाकर C6H12O6 ग्लूकोज तैयार कर लेगा। अब ये बॉन्ड्स बने, इन बॉन्ड्स को बनने के दौरान एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी कहाँ से हासिल करता है प्लांट? सूरज की लाइट एनर्जी से। तो लाइट एनर्जी के जरिए ये जो है आपके बॉन्ड्स बनाएगा, और ये आपकी लाइट एनर्जी आपके इस ग्लूकोज के बॉन्ड में स्टोर हो गई, यानी कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी के अंदर। ये केमिकल एनर्जी, ये वाला प्रोसेस कहला रहा होता है फोटोसिंथेसिस। बहुत ही रीढ़ की हड्डी हो गया ये प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ऑटोट्रॉफ होते हैं वो एक प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसके जरिए ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तैयार करते हैं। इस मॉलिक्यूल के दौरान जो बॉन्ड्स बनते हैं, उन बॉन्ड्स में जो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है वो कहाँ से आती है?
ये सूरज की लाइट एनर्जी को लेकर उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में और बॉन्ड में स्टोर हो जाती है। तो अब आपके पास प्लांट और एल्गी ने फोटोसिंथेसिस के जरिए ये जो ग्लूकोज बनाया है, ये एक ऐसा कंपाउंड हो जाता है जिसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर हुई है। अब ये प्लांट, अभी नीचे देखेंगे, प्लांट इसको कई शक्लों में ले आता है। बहरहाल प्लांट्स के अंदर अब ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मौजूद है। प्लांट्स तो आपको पता है जी, एनिमल्स में एक हर्बीवोरस होते हैं जो पौधे खाते हैं। तो जब ये प्लांट्स को खाएंगे तो प्लांट्स के अंदर ये जो ग्लूकोज स्टोर हुआ है, ये अब हर्बीवोरस की बॉडी में चला जाएगा और हर्बीवोरस इनको तोड़ के इनमें से एनर्जी निकालेगा, काम करेगा। फिर हर्बीवोरस को ओमनीवोरस, कार्निवोरस खा लेते, और फिर ये जो हर्बीवोरस के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल स्टोर हुए हुए थे, ये अब उनकी बॉडी में चले जाते हैं। और अब ओमनीवोर्स और कार्निवोर्स जो है, ये अपनी बॉडी के अंदर आने वाले ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को तोड़ेंगे और उनमें से जो है वो एनर्जी निकालेंगे। तो यू जो है आपके लिविंग सिस्टम्स के अंदर एनर्जी आ गई। तो लिविंग सिस्टम के अंदर असल में एनर्जी जो है वो ले तो लाइट सूरज रहा है, लेकिन उसको कन्वर्ट कौन कर रहा है केमिकल एनर्जी में? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स हैं जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं एक प्रोसेस के जरिए, जिसको आप कहते हो फोटोसिंथेसिस। बाकी तो मुफ्त हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ये मुफ्ते हैं। ये प्लांट का बनाया हुआ प्रोडक्ट खाकर अपनी बॉडी में ले आते हैं और उसी को तोड़ तोड़ के उसमें से एनर्जी निकालते हैं। उसके बाद फिर हमने ये भी बात की कि ये जो प्लांट ने ग्लूकोज बनाया है, यही ग्लूकोज को ये मुख्तलिफ शक्लों में भी कन्वर्ट कर देता है। प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्लूकोज बनाया, केमिकल लाइट एनर्जी इसके अंदर केमिकल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो गई। अब प्लांट क्या करेगा, खुद को एनर्जी चाहिए तो इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ के इसमें से एनर्जी निकालेगा और इस्तेमाल कर लेगा। जितनी करी करी जो बाकी ग्लूकोज बचेगा, या तो उस ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को मिला के ये कार्बोहाइड्रेट की बड़ी बड़ी चेन बना देगा, जिसको आप कहते हो स्टार्च और सेल्यूलोज। ये कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत सारे ग्लूकोज 300, 400, 600, 800 इतने मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के मिलकर ये एक एक चेन बनती है। तो ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को मिलाएगा स्टार्च और सेल्यूलोज की सूरत में, अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेगा। सेल वॉल के अंदर स्टोर कर लेता है सेल्यूलोज को, स्टार्च को रूट्स में ले जाके स्टोर कर लेता है। आलू, शकरकंदी, ये स्टार्च होती है जो रूट्स के अंदर स्टोर करी हुई होती है। इसी तरीके से या फिर पौधा क्या करता है जी, पानी में जो नाइट्रोजन इसको मिलती है, पानी के जब ये पानी एब्जॉर्ब करता है तो वाटर के साथ साथ नाइट्रोजन भी आ जाती है। अब वो जो नाइट्रोजन आती है इसको ग्लूकोज के साथ मिलाएगा नाइट्रोजन को और अमाइनो एसिड बना देता है। फिर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को कंबाइन करके प्रोटीन बना लेता है। प्रोटीन को अपने सेल के अंदर चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल कर लेता है। यानी कि प्रोटीन से आप इंजाइम्स बनाते हो, हार्मोन्स बनाते हो, तो प्लांट अपने उनमें इस्तेमाल कर लेता है। प्रोटीन भी आ गया इसकी बॉडी के अंदर फ्रॉम द ग्लूकोज। इसी तरह बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को तोड़ मरोड़ के मिलाकर ये उसको लिपिड्स की फॉर्म में भी ले आता है। तो असल काम तो हमारे लिविंग सिस्टम में पौधा कर रहा है। पौधा कर रहा है तो पौधा क्या करता है, सूरज की रोशनी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ग्लूकोज बनाकर उसमें स्टोर कर लेता है। फिर उसी ग्लूकोज को खुद भी इस्तेमाल करेगा, लिपिड्स में, स्टार्च में, सेल्यूलोज में या प्रोटीन में कन्वर्ट कर लेता है। फिर जब इस पौधे को हर्बीवोरस खाएगा तो ये लिपिड, स्टार्च, ग्लूकोज और प्रोटीन हर्बीवोरस की बॉडी में चला जाएगा। हर्बीवोरस इनमें से ग्लूकोज वगैरह जिनको तोड़ के एनर्जी निकालना चाहेगा निकालेगा। फिर उस हर्बीवोरस को जब हम खा लेंगे, गाय बकरी को जब हम खाते हैं, तो गाय बकरी के अंदर ये जितने भी कंपाउंड्स है ये हमारी बॉडी में आ जाते हैं। स्टार्च, लिपिड्स, ग्लूकोज, प्रोटीन, और ये हमारी बॉडी में आ जाते हैं। हम इनको तोड़ तोड़ के इनमें से एनर्जी निकालते होते हैं। तो ऐसे लिविंग सिस्टम के अंदर एनर्जी इंट्रोड्यूस होती है। तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन लिविंग सिस्टम क्या है? सन। और कौन है जी इसको कन्वर्ट कर रहा है? प्लांट। प्लांट बड़ी रीढ़ की हड्डी है, इसलिए कहते हैं अगर पौधे दुनिया में नहीं हो, हटा दो अगर आप इस पूरी चेन में से पौधों को, तो खत्म, दुनिया खत्म हो जाएगी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं बचेंगे। उसके बाद अब हमने ये दो प्रोसेस, एक तो ये फोटोसिंथेसिस बड़ा डिटेल में पढ़ना होगा। ये जो पौधे ने लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है ना, जिस प्रोसेस के जरिए फोटोसिंथेसिस, हमने ये बड़ी डिटेल में पढ़ना होगा। लेकिन इस फोटोसिंथेसिस को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी। सबसे पहली चीज़ है एटीपी क्या होता है। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एक मॉलिक्यूल है, एडिनोसाइन, ए फॉर एडिनोसाइन, टी फॉर ट्राई, फॉस्फेट, पी का मतलब फॉस्फेट, एटीपी। ये एक मॉलिक्यूल होता है। पहली बात तो ये बनता कैसे है? एक बेस होता है एडिनाइन, ये बेस हमारे डीएनए में भी पाया जाता है, बल्कि डीएनए में बहुत पाया जाता है। डीएनए में हमारे पास 4 किस्म का प्रोटीन होता है, एडिनाइन, थ्यूनाइन, थाइमाइन और साइटोसाइन। और अगर आरएनए तो साइटोसाइन की जगह यूरासिल होता है। ठीक है, ये बेस होता है, इसका बेस कहते हैं। वैसे है ये एक्चुअल में प्रोटीन होता है।
डीएनए में बहुत पाया जाता है। तो एक प्रोटीन होता है एडिनाइन के नाम से, वो आपके साथ इस राइबोस शुगर के साथ मिल जाती है। ये राइबोस क्या है जी, ये एक शुगर होती है, वही ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज टाइप की शुगर है ये, मोनोसेक्राइड है, आपने पढ़ा है ये भी चैप्टर 2। तो एक प्रोटीन है हमारे पास एडिनाइन के नाम से, और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है राइबोस के नाम से। ये दोनों मिलते हैं तो आपके पास बनता है ये एडिनोसाइन। ये एडिनोसाइन बन जाता है। सबसे पहले तो एडिनोसाइन बनेगा, एडिनाइन और राइबोस मिलेंगी, एडिनोसाइन बन जाएगा। फिर इसके साथ दो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल, और ये जो कंपाउंड तैयार हुआ है इसको हम कहते हैं एडीपी, एडिनोसाइन एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, क्योंकि दो फॉस्फेट है तो ये डाइफॉस्फेट कहलाता है। हमारे सेल में एडीपी भरा पड़ा हुआ है, हर जगह पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, हर जगह पाया जाता है। ये वाला मॉलिक्यूल जो तैयार हो गया ये टूटेगा नहीं, एडीपी नहीं टूटेगा, ये रेडी हो गया। तो हमारे सेल क्या करते हैं जी, एडिनाइन प्रोटीन लेते हैं, राइबोस शुगर लेते हैं, दोनों को मिलाते हैं, एडिनोसाइन बना लेते हैं। फिर उस एडिनोसाइन के साथ दो फॉस्फेट मिला के एडीपी तैयार कर लेते हैं। अब आपके सेल में जगह जगह एडीपी पाया जा रहा होता है। उसके अलावा जगह जगह बहुत सारे छोटे छोटे फॉस्फेट ग्रुप भी मौजूद होते हैं, वो तो भरे पड़े हुए होते हैं। तो ये एडिनोसाइन, ये एडीपी, ये फॉस्फेट पड़े हुए, ऐसा है मामला। अब जब कभी भी एनर्जी आएगी किसी भी प्रोसेस के जरिए, जैसे कि खाना तोड़ा एनर्जी रिलीज हो गई, ठीक है, खाना तोड़ा एनर्जी रिलीज हो गई, एनर्जी आ गई सेल में। यहाँ पे सूरज की रोशनी आई है, लाइट, वो भी एनर्जी है, तो ये भी एनर्जी आ गई। जब कभी भी सेल में एनर्जी आएगी तो सेल क्या करेगा, इस एनर्जी को यूज करके इस एडीपी और फॉस्फेट के दरमियान बॉन्ड बना देगा। आरजी बॉन्ड, टेम्परेरी बॉन्ड होता है ये, यानी आराम से तोड़ा जा सकता है, टेम्परेरी बॉन्ड होता है। तो आपका सेल क्या करेगा, इसने जो एडीपी बना के रखा हुआ है, फॉस्फेट बना के रखा हुआ है, इन दोनों के दरमियान एनर्जी जैसी उसको नजर आएगी, ये उस एनर्जी को इस्तेमाल करके एडीपी और फॉस्फेट के दरमियान एक बॉन्ड बना देता है। और अब ये जो तैयार हुआ है ना, ये तैयार हुआ है एटीपी, और इसके अंदर ना, एटीपी के अंदर एक टेम्परेरी बॉन्ड पाया जा रहा है जिसमें एनर्जी स्टोर है। अब जब कभी भी सेल को एनर्जी चाहिए होगी, वो अपना ये एटीपी का बॉन्ड तोड़ देगा, एडीपी अलहदा, फॉस्फेट अलहदा, और एनर्जी रिलीज हो जाएगी, एनर्जी इस्तेमाल कर लेगा। तो ये हमारे सेल के अंदर बड़ा मामला होता है। अक्सर हम करते हैं ना, हम हमारे यहाँ घर में खवातीन क्या करती हैं जी, वो अल्लाह आपका भला करे, क्या होता है वो, शामी कबाब, कच्चे कच्चे शामी कबाब बना के रख लेते हैं, तेल रख लिया, रेडी है जी। जब कभी भी मेहमान आते हैं फौरन से वो शामी कबाब निकाला, तेल को मिलाया, खाना तैयार। जब तक मेहमान चले गए वापस उन्होंने रख दिया जी, वो कच्चे कच्चे कबाब बचे हुए थे तो तेल था वो रख दिया। यही सेल कर रहा है। सेल ने क्या किया हुआ, अपने सेल के अंदर एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट बना के रखे हुए बहुत सारे, और फॉस्फेट ग्रुप रखे हुए। जहां कहीं सेल को एनर्जी नजर आएगी, वो क्या करेगा, फौरन से उस एनर्जी को लेके एडीपी और फॉस्फेट के दरमियान रिएक्शन करा के एटीपी बना लेगा। अब ये जो एटीपी है, इसमें एनर्जी स्टोर हो गई एक टेम्परेरी बॉन्ड के अंदर। अब जब कभी भी सेल को एनर्जी चाहिए होगी, एटीपी लेगा, उस टेम्परेरी बॉन्ड को तोड़ेगा, एनर्जी निकाल लेगा, और वापस आपको एडीपी और फॉस्फेट मिल गए। ये हमारे सेल के अंदर एनर्जी का मामला होता है, स्टोर करने का। इसको अगर हम रिएक्शन के तबार से लिखें तो ये तो आपको ऊपर बता दिया जी। एक तो ये हो गया जी, एटीपी कैसे बनते हैं जी, ये कि एडिनाइन बेस यानी एडिनाइन प्रोटीन और राइबोस शुगर मिलेंगे तो एडिनोसाइन मिल जाएगा। तो प्रॉपर फॉर्म में लिख देते हैं अगर चले हम, तो एटीपी होता है हमारे पास कैसे, पहला क्या होगा जी, एक एडिनाइन प्रोटीन होगा, वो मिलेगा जी किसके साथ, राइबोस शुगर के साथ, तैयार हो गया जी एडिनोसाइन। एडिनोसाइन फिर क्या होगा जी, एडिनोसाइन के साथ दो फॉस्फेट मिलाएगा, और ये तैयार हो जाएगा एडीपी। बहुत सारे एडीपी तैयार हो गए, ये रेडी है। अच्छा, एडीपी नहीं टूटेगा, एडिनोसाइन के साथ जो दो फॉस्फेट लगे हुए ना, ये परमानेंट बॉन्ड होते हैं। फॉस्फेट, ये वाले फॉस्फेट कभी भी नहीं टूटेंगे। वो जो तीसरा फॉस्फेट लग रहा है ना, वो टेम्परेरी बॉन्ड होता है, वो टूट जाता है। ये दो फॉस्फेट नहीं टूटेंगे। मुझसे एक स्टूडेंट ने सवाल किया, सर ये दो क्यों नहीं टूटते? भाई वो तो बॉन्ड मुस्तकिल हो गया, परमानेंट बॉन्ड है।
अब ये एटीपी तैयार हो गया आपके सेल के अंदर। जहां कहीं भी एनर्जी अवेलेबल होगी, जब भी एनर्जी अवेलेबल होगी, एनर्जी अवेलेबल, तो फिर एक छोटा सा रिएक्शन होगा। क्या रिएक्शन होगा जी? एडीपी इसके साथ फॉस्फेट लग जाएगा। इस रिएक्शन में एनर्जी जो इस्तेमाल हो जाएगी, वो जो एनर्जी अवेलेबल है ना, वो एनर्जी इस्तेमाल हो जाएगी और इसके बॉन्ड में स्टोर हो जाएगी। तैयार हो गया एटीपी। ये क्या है? एक एनर्जी रिच कंपाउंड, एनर्जी से भरपूर एक कंपाउंड आ जाएगी। ठीक है जी। जब भी एनर्जी अवेलेबल होगी, क्या करेगा सेल? एटीपी को फॉस्फेट के साथ मिला देगा और एनर्जी उसमें लग गई, एटीपी तैयार, और एटीपी में अब एनर्जी स्टोर है। और जब कभी भी आपके सेल को, आपके सेल के अंदर एनर्जी की ज़रूरत होगी, एनर्जी नीडेड, जब भी एनर्जी नीड होगी आपके सेल के अंदर, तो फिर सेल एक रिएक्शन करेगा। क्या? एटीपी को तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा। क्या हासिल होगा? एडीपी, फॉस्फेट मिल जाएगा, अलग हो जाएगा फॉस्फेट, और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी। वो एनर्जी जो है फिर आपका सेल इस्तेमाल कर लेगा। एक तो ये मामला पढ़ना था हमें एडीपी का। उसके बाद दूसरा मामला हुआ हमारे पास NADH। व्हाट इज NADP? और फिर H भी लगा, नहीं H नहीं लगा रहा मैं अभी इसके साथ, चले लगा देता हूँ। ये क्या है? ये भी आपके सेल के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है। आपके सेल के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है NADP, निकोटिनामाइड एडिनोसाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अजीब सा नाम हो गया। ये क्या है जी? यहाँ लिखता हूं मैं, निकोटिनामाइड एडिनोसाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये कंपाउंड है जी। ये भी आपके सेल में जैसे एडीपी था ना, ऐसे भरा पड़ा हुआ होता है। NADP है, NADP कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, निकोटिनामाइड एडिनोसाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये भी आपके सेल में भरा पड़ा हुआ होता है। अब ये क्या करता है? जब कभी भी NAD को आपके सेल के अंदर हाइड्रोजन होगा, आपके सेल के अंदर हाइड्रोजन, अभी आप देखोगे फॉस्फेट यानी कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के दौरान हाइड्रोजन निकलते हैं और उन हाइड्रोजन को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। तो ये वो ट्रक ड्राइवर का काम अंजाम देगा। ये हाइड्रोजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। कैसे लेके जाएगा? ये जब NADP जो होता है ना, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, H पॉजिटिव होगा उसके साथ रिएक्ट कर लेगा और NADPH बना लेगा। ठीक है, हाइड्रोजन को हम नाम के साथ नहीं जोड़ेंगे। ये अब भी NADPH जो है ना, ये अब भी वही कहलाएगा, निकोटिनामाइड एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ही कहलाएगा। क्योंकि ये जो हाइड्रोजन जुड़ा है ना, ये वही टेम्परेरी बॉन्ड है, सेकंड्स जल्दी से ब्रेक हो जाएगा जब कभी भी इसको जरूरत होगी। तो टेम्परेरी बॉन्ड है, इसलिए हम हाइड्रोजन को नाम में ऐड नहीं करते। तो जब कभी भी हाइड्रोजन, फ्री हाइड्रोजन सेल के अंदर मौजूद होगा, तो ये जो NADP है, ये उस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके उसके साथ एक टेम्परेरी बॉन्ड बना लेगा और ये हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ गया। अब ये NADPH जो है, ये दूसरी जगह जाएगा, वहां ले जा करके अपने अंदर से हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो NADPH ये जब दूसरी जगह जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, NADP अलग हो गया, हाइड्रोजन जो है वो अलग हो गया और वो दूसरे हिस्से में पहुंच गया। तो ये दो रिएक्शन होते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। मिसाल के तौर पे यहाँ सेल के एक, यहाँ पर आपके पास H पॉजिटिव मौजूद है। ठीक है जी, यहाँ पर जो NADPH होगा, NADP, ये इसके साथ रिएक्ट कर लेगा। ठीक है जी, और क्या तैयार हो गया? NADPH। अब ये ट्रैवल करके इधर चला जाएगा, इधर आके ये जो है अपने आप को अलहदा कर देगा, NADP अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन आपका यहाँ पहुँच गया। तो ये हाइड्रोजन को कैरी करता है, एक ट्रांसफर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर रहा है। अभी देखोगे आप, जरूरत पड़ेगी इसकी। अच्छा, एक बात, दूसरी बात, ये भी एनर्जी रिच कंपाउंड होता है। ये भी क्या होगा? एनर्जी रिच कंपाउंड होगा। ये जो NADPH बना है ना, ये भी एनर्जी स्टोरेज होती है इसमें भी, एनर्जी रिच कंपाउंड, क्योंकि इसने भी तो बॉन्ड बनाया है ना, टेम्परेरी बॉन्ड। मैंने तो आपको बताया बॉन्ड के अंदर एनर्जी स्टोर हुई भी होती है, केमिकल एनर्जी।
तो अब ये NADP ने H को जब बॉन्ड जोड़ अपने साथ जोड़ा है तो इसने एक बॉन्ड क्रिएट कर दिया इसके साथ, इस बॉन्ड में एनर्जी स्टोर हुई होती है। तो ये जो NADPH बना है ना, इसके अंदर एक टेम्पररी बॉन्ड है और उसमें एनर्जी स्टोर हुई है, तो ये भी एक एनर्जी रिच कंपाउंड होता है। तो जब यहाँ से ये अपने आप को जोड़ेगा NADPH के साथ, ये जो कंपाउंड तैयार हुआ इसमें एनर्जी है, और अब ये यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ पर जब ये हाइड्रोजन को निकालेगा अपने अंदर से, तो साथ साथ अपने अंदर जो एनर्जी है वो भी रिलीज कर देगा, एनर्जी भी रिलीज हो जाएगी। तो ये एक लिहाज से आपकी एनर्जी को ATP वाला काम भी कर रहा है, यहाँ से एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और यहाँ ले जाके एनर्जी को छोड़ देता है, हाइड्रोजन को यहाँ से अपने अंदर जोड़ लेता है, यहाँ ले जा करके छोड़ देता है। तो ये दो काम कर रहा है NADP, एक हाइड्रोजन को सेल के एक जगह से लेगा अपने साथ और दूसरी जगह ले जाकर छोड़ देगा, दूसरा इस हाइड्रोजन को जोड़ने के दौरान जो बॉन्ड बनाएगा उसमें कुछ एनर्जी स्टोर कर लेगा, और जब दूसरी जगह जाके हाइड्रोजन को उतारेगा अपने अंदर से तो एनर्जी को भी निकाल देगा, तो एनर्जी भी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। ये आपके पास दूसरा कंपाउंड होता है NADP सॉरी। अब तीसरी चीज जो हमें देखनी है वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ये एक केमिस्ट्री का टर्म है जी। व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन? ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा तो होगा, क्योंकि आपने 9th क्लास में भी केमिस्ट्री पढ़ी है और फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़ रहे हो। ये रिएक्शन की दो किस्में होती हैं, एक कहलाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और एक कहलाते हैं रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होते हैं जी? ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलता हो, इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल रहा हो। किसी भी अगर आपने देखा रिएक्शन के अंदर एक कंपाउंड में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो आप कहोगे कि वो ऑक्सीडेशन हुआ है, उसके साथ वो ऑक्सीडाइज हो गया। मिसाल के तौर पे आपने देखा है जी कि सोडियम प्लस क्लोरीन ये मिल के क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड। अब अगर हम देखें इस रिएक्शन के अंदर तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, माइनस साइन डालूंगा, इसमें से सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और क्लोरीन में जाके शामिल हो जाता है। तो इसने क्या किया? सोडियम ने लूज किया इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, जबकि क्लोरीन ने क्या किया है जी? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसने इलेक्ट्रॉन को हासिल किया है। तो हम कहेंगे सोडियम के साथ क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुई है, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसमें से ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन कहलाती है। ऑक्सीडेशन क्या होती है? किसी भी कंपाउंड, किसी भी रिएक्शन में अगर आप देखें कि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो आप कहोगे कि जी ये ऑक्सीडेशन हुई है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है, लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है किसी भी कंपाउंड से, तो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपके पास ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है जी, इसको जरा सही तरह बनाते हैं। मिसाल के तौर पे ये हाइड्रोजन है जी और ये ऑक्सीजन है, ये एक हाइड्रोजन है, ठीक है। आपको पता है जी कि ये इसका कंपाउंड का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का एक एटम होता है, किस कलर से डालूं मैं, ये तो डायग्राम नहीं बनाना आ रही है। ठीक है जी, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक ये इलेक्ट्रॉन होता है, एक ये इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ दूसरा हाइड्रोजन होता है। ये तो पढ़ा होगा आपने, कोवैलेंट बॉन्ड है ये। अगर मैं इस पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ दूंगा तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, हाइड्रोजन ये जो पाउंड है ना इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसको सोडियम इस पे अगर हम इसको ऐसे देखें कि ये जो हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड बना हुआ है। अब अगर आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हो ना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हो, कैसे ब्रेक करोगे? इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे। इलेक्ट्रॉन जब इसमें से निकल जाएगा, वही हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आपने निकाला है, तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और उस पर हम लिखते हैं H पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है। ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, और इधर से आप चाहो तो ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक कर दो। तो हमने ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड कैसे ब्रेक किया? इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके। तो जब किसी भी कंपाउंड में से आप इलेक्ट्रॉन को निकालोगे ना, आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ही शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, तो जाहिर बात है अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो बॉन्ड का क्या हाल होगा? बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा है ना आपने, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दो कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो जाते हैं और एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है जिसको आप कहते हो कोवैलेंट बॉन्ड। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन जो शेयर इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो मैं वो निकाल दूंगा,
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में निकाल दूं क्या होगा, बॉन्ड विल बी ब्रेक, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड जो है अगर मैंने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला, बॉन्ड ब्रेक हो गया। ठीक है, तो जब भी हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे यानी ऑक्सीडेशन करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और तीसरी बात मैंने आपको बताया है कि इन बॉन्ड्स में एनर्जी स्टोर होती है। अच्छा, क्लास ड्रॉप होगी तो दोबारा रिज्वाइन कर लिएगा बच्चों।